सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मासलेस वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ एल है, इसका मास कैपिटल एम है। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। ध्यान से सुनना। तो देन फाइंड फर्स्ट स्ट्रेस। इसका यंग्स मॉडुलस y है। स्ट्रेन, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड करें। स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड करिए और टोटल इलोंगेशन फाइंड करें। टोटल इलोंगेशन फाइंड करें। कैपिटल एम मास लगाया हुआ है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेन किसके टर्म्स में? स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ नॉन वेरिएबल। पहला आंसर करिए, फटाफट रिप्लाई मारे। रिप्लाई करो। पहला तो बहुत इजी पार्ट है। फटाफट टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। स्ट्रेस mg बाई क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। फिर स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? ये याद है, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाई वाई। स्ट्रेस कितना है? mg बाई a और ये y है। थर्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा l बाई l। टोटल इलोंगेशन इज दिस mg बाई a बाई। तो यहाँ से डेल्टा l कितना आएगा? यहाँ से डेल्टा l है mg l अपॉन a y। mg ये आ गया सबको? ये पार्ट एकदम इजी है। सभी को आगे इतना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या किया था? इसमें मैंने क्या किया था, ये बहुत छोटा वायर लिया था, ठीक है। इसका मास अपन ने कुछ नहीं माना था। अब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा बेटर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसा है, ध्यान से देखो। ऐसा दिया आपको
कि सीलिंग है और सीलिंग से ऐसा रॉड लगा हुआ है, सीलिंग है, सीलिंग से ऐसा रॉड लगा हुआ है, एक सीलिंग है और उसे रॉड लगा हुआ है और ये रॉड का मास m है, तो आपको दिया हुआ है और रॉड क्या दिया हुआ है आपको कि रॉड लिखो, रॉड ऑफ मास, रॉड ऑफ मास m, कैपिटल M लेना है तो कैपिटल M ले लो या स्मॉल है, एक ही चीज रखनी है, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L is hanging from the ceiling, कहां से हैंग कर रहा है ये, सीलिंग से, ठीक है। और इसका कुछ दिया हुआ है, मास m है, लेंथ कैपिटल है, कैपिटल M कैपिटल L मान लो ताकि थोड़ी चीजें थोड़ी समझ में आ जाए। कैपिटल M कैपिटल L लेंथ है, इसका यंग्स मॉडुलस y है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। आपसे पूछा है ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसके वेट के हिसाब से व्हाट इज, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, व्हाट इज द स्ट्रेस at a distance x from ceiling, सीलिंग से x डिस्टेंस नीचे उसका स्ट्रेस कितना होगा, इस रॉड में सीलिंग से x डिस्टेंस नीचे, सीलिंग से x डिस्टेंस नीचे कितना होगा वो ढूंढना है। स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस at a distance x from ceiling, अब इसका वेट है खुद का, वेट कितना है, कैपिटल M है वेट रॉड का ही, सोचो जरा, हर्ष ने कुछ आंसर मारा, x डिस्टेंस नीचे स्ट्रेस, पूरा जी तो गायब ही कर दिया तुम, सोचो सोचो, फिर भी गलत है, सिद्धू का आया, नहीं मेरे को सिर्फ x डिस्टेंस नीचे निकालना है, देवांश, और कोई ट्राई कर रहा है, ट्राई तो करो कम से कम, वेरी गुड, मल्हार का सही है, वेरी गुड, शाबाश मल्हार, अभी तक मात्र मल्हार का सही है, वेद का गलत, आयुष का गलत, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से बात समझना, अगर मैं x डिस्टेंस नीचे बात करूं तो ये जो x है इसके नीचे ये वाला हिस्सा है नीचे जो कि इसको ऊपर वाले को हिस्से को कैरी करना है, ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये कैपिटल L माइनस x होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो भी कर रहे हैं बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, एक हाथों का सही है, बेटा देखो, ये ये वाला जो वेट है ये नीचे लग रहा, ठीक है, ये ऊपर वाले हिस्से को इसको नीचे खींचना चाह रहा, जैसे अब क्या हुआ था पहले वाले केस में क्या हुआ था, ये वायर है, ये वायर है,
वायर को ये मास नीचे खींचना चाह रहा है, तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। कितना मास है? ये वाला m वाला मास। तो अब कौन कौन नीचे खींचना चाह रहा है वायर को? मेरे को बोला है x डिस्टेंस नीचे। x डिस्टेंस नीचे कौन खींच रहा है इतने इतने ऊपर वाले वायर को? ये वाला पार्ट नीचे खींच रहा है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो ए रहेगा। अब रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? अब रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मेरे को चाहिए इसका मास कितना होगा? मास ऑफ दिस पार्ट 2 बाय g into a. नाउ व्हाट इज दिस m2? इसका मास कितना होगा? देखो, l लेंथ का मास m, l लेंथ जो है उसका मास कितना? m, l लेंथ का मास कितना? m, यूनिट लेंथ का मास कैपिटल M बाई L। तो नीचे कितना हिस्सा है? L माइनस एक्स। तो L माइनस एक्स का मास कितना हो जाएगा? M अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहाँ M2 की वैल्यू कितनी होगी? M2 की वैल्यू हो जाएगी, अरे डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी कितनी है? मास बाय लेंथ, और वो नीचे वाले हिस्से का लेंथ कितना है? L माइनस एक्स। तो ये M2 हो गया। M2 की वैल्यू है M बाई L इंटू A, दिस इज L माइनस एक्स इंटू G। चमका गया ये? L माइनस एक्स कितनी जनता को समझ में आ गया? दिस इज L माइनस एक्स इंटू G। नीचे वाले हिस्से का वेट लगेगा ना। देखो, सबसे एक्स की कितनी वैल्यू पे स्ट्रेस मैक्सिमम है? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द स्ट्रेस मैक्सिमम? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द स्ट्रेस मैक्सिमम? ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस, दिस इज वेरिएबल। ये स्ट्रेस जो है वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसका मास वेरिएबल, सॉरी, मास जो है अलग पार्ट का अलग है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस ऊपर वाले हिस्से पे, सबसे ज्यादा स्ट्रेस ऊपर वाले हिस्से पे। एट एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज स्ट्रेस एट x इज इक्वल टू 0? मतलब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरा वेट लगेगा इसके। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना हो गया? m बाई l इंटू l माइनस 0 बाई a इंटू g। इसने इसको मार दिया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरा mg आ गया। और एट x इज इक्वल टू l स्ट्रेस कितना होगा? m बाई l माइनस l बाई g। कितना हुआ? ये तो 0 हो गया। अरे, अब पूरा यहाँ पहुंच गए तुम। यहाँ हवा है, बोल रहे यहाँ कितना स्ट्रेस लगेगा? अरे यहाँ तो एयर है ना भाई, यहाँ पे तो कुछ नीचे कुछ मटेरियल ही नहीं है, तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब ये स्ट्रेस क्या है? ये स्ट्रेस वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ रॉड के मास की वजह से आ रहा है, और रॉड का मास लीनियरली नीचे वेरी कर रहा है। ठीक है, वो वेरी कर रहा है ना, एक कांस्टेंट जगह पे मास नहीं। ये बात सबको क्लियर हो गई? सभी बच्चों को? यहाँ स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रॉड है, वायर है, उसके वेट की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मासेस होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, व्हाट इज द स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सीलिंग। यूजिंग दिस पार्ट, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो छापे आप।
What is the strain at a distance x from ceiling? सीलिंग से x डिस्टेंस, सीलिंग से x डिस्टेंस नीचे क्या फोर्स है, ये निकालो। देखो क्या था ये, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाई वाई। कितना है स्ट्रेस, कितना है स्ट्रेस, अभी निकाला था अपन ने, एम जी एल अपॉन एल माइनस एक्स बाई ए, ठीक है, और y से मल्टीप्लाई कर। देखो ये था ना स्ट्रेन एम जी ए बाई वाई, बस आ गया। सबको आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर, स्ट्रेस अगर आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। आपसे कोई बोले, थर्ड पार्ट है, 5 पार्ट है इसके, व्हाट इज, आपसे पूछे व्हाट इज द elongation elongation at a point, at a point which is at a distance, which is at a distance of x from ceiling. What is the elongation at a point which is at a distance x from the ceiling? ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। ये
वायर है, उसको x डिस्टेंस पे, ध्यान समझना, ये x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे dx पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, dx, एक लेंथ का पार्टिकल लिया। अच्छा, फॉर dx एलिमेंट, फॉर dx एलिमेंट, ये जो dx एलिमेंट है नीचे कितना हो जाएगा, कैपिटल L माइनस एक्स। स्ट्रेस कितना है dx एलिमेंट के लिए, dx एलिमेंट के लिए स्ट्रेस है mg L माइनस एक्स बाई LA। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, लेट let the elongation let the elongation of dx element be small ds, कितना, स्मॉल ds, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा उसमें, स्ट्रेन कितना है, ये dx एलिमेंट है, इसका छोटा सा इलोंगेशन हो रहा हो ds, तो स्ट्रेन इज ds बाय dx। एक तो छोटा एलिमेंट, और छोटा एलिमेंट पे इतना स्ट्रेस लग रहा, उस छोटा एलिमेंट का इलोंगेशन ds हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेन कितना आ जाएगा, इसका स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस बाय y, जो अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, mgl माइनस एक्स बाई LA। देखो ये है स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना था, ये वाला स्ट्रेन है, ये किसका स्ट्रेन है, ये x नीचे dx एलिमेंट का स्ट्रेस है, तो ये ds इलोंगेशन कितना हुआ, इलोंगेशन हुआ mgl माइनस एक्स अपॉन LA इंटू dx, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x। इसको छाप लो, ये नई चीज थी। जैसे जैसे x चेंज होगा, स्ट्रेस चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट का अलग अलग इलोंगेशन है। इसको छाप लो, थोड़े टाइम में समझ में आएगा ही। हो गया तो डन लिखो। ठीक है, सबने डन लिखा, ओके। अब फोर्थ पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन लिखे, फोर्थ पार्ट इसी में, व्हाट इज the total elongation, what is the total elongation, फाइंड करो।
व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन? देखो dx का कितना इलोंगेशन है, dx का कितना इलोंगेशन है? जो छोटा सा एलिमेंट है dx, उसका इलोंगेशन ds है। तो इलोंगेशन ऑफ ds एलिमेंट इज ds। ds की वैल्यू कितनी है? ds की वैल्यू है कैपिटल M G L माइनस x अपॉन कैपिटल L A Y dx। ठीक है, इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मार दो, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज टोटल इलोंगेशन। तो M G L A Y ये अलग हो गया, और यहां से देखो मेरे पास में ये कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे मेरे पास में है L dx माइनस x dx। ठीक है, ये कांस्टेंट पूरा बाहर ले लिया मैंने, और इसको इंटीग्रेट मार, कहां से कहां? ये टोटल इलोंगेशन, इलोंगेशन x कहां से कहां वेरी कर रहा हूं? x में 0 से L वेरी कर, 0 से L। तो ये हो जाएगा M G L A Y, दिस इज S dx, सॉरी L dx, L इंटू x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन, ये कितना 0 से L, और ये कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कहां से? 0 से L। आंसर कितना आता? M G L A Y, दिस इज L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो L स्क्वायर बाई 2 आ जाए, M G L A Y L स्क्वायर बाई 2, दिस इज M G L बाई 2 to A Y। देखो पार्ट जो भी वायर है ना, वायर के हर एक हिस्से पे स्ट्रेस अलग, हर एक हिस्से पे स्ट्रेस अलग, तो हर एक हिस्से पे स्ट्रेन अलग, यानी हर एक हिस्सा अलग अलग इलोंगेट होगा, हर एक हिस्सा अलग अलग इलोंगेट होगा। जो वायर मैंने ली है उसके मास जो है नीचे वेरी कर रहा है, कांस्टेंट मास नहीं है, इसके नीचे नीचे मासेस चेंज होते जा रहे हैं। तो अगर मास डिफरेंट है तो स्ट्रेस डिफरेंट है, स्ट्रेस डिफरेंट है तो स्ट्रेन डिफरेंट है, और सबका इलोंगेशन भी डिफरेंट होगा। ये बात सबको क्लियर है? इसको रट लेना आप, इसको रट लेना। टोटल इलोंगेशन कितना होता है? टोटल इलोंगेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो इंटीग्रेशन नहीं करना आपको, डायरेक्ट अगर कुछ रिलेशन आया, टोटल इलोंगेशन एक रॉड में इज इक्वल्स टू एम जी एल बाई 2 AY। ठीक है, अच्छा एक लास्ट फिफ्थ पार्ट, टोटल इलोंगेशन रट लेंगे आप। रॉड के जितने भी केसेस किए ना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, एम जी एल बाई 2 AY। फिफ्थ, what is the potential energy stored in the rod? अब ध्यान से सुनो, स्ट्रेस डिफरेंट, स्ट्रेन भी डिफरेंट हर एक पॉइंट पे, तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना था? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेन का मैं क्या करूंगा, वही एक्स डिस्टेंस जाके dx एलिमेंट लिया, अब
dx एलिमेंट का कितना एनर्जी स्टोर हो गया वो मेरे को पता है। इसका dx एलिमेंट का वॉल्यूम, ये एनर्जी किस में स्टोर होगी, dx का इलोंगेशन हुआ है, dx का इलोंगेशन कितना हुआ है ds, तो जो भी है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट वुड बी u इंटू a, ये वॉल्यूम कितना है dx। ठीक है, अब जो भी अपना पार्ट आया है उसको अपन इंटीग्रेट मार देंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी अपना पार्ट है उसको इंटीग्रेट मारेंगे, छोटा सा वैसे du आएगा, du बाय dv। जो भी अपना पार्ट आया उसको अपन, स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, विल इंटीग्रेट दिस थिंग, आंसर आ जाना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन पता है, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखते क्या? ये आप इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट दिस, यू विल गेट द आंसर। इंटीग्रेट करिए और फिर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट कहां से, 0 से l तक, ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, ये आपका टास्क है इंटीग्रेशन करने का। अब ध्यान से 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा सुने आप, ये इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना। अब ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट सुनो। जो क्वेश्चन इस पे आए थे वो मैं आपको करा रहा हूं, जो इस सेक्शन पे जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन कर रहे हैं। आपको ऐसा दिया है, एक क्वेश्चन ऐसा आया जो अभी पीछे सेक्शन क्या ना उस पे आया, उस पे ये क्वेश्चन आया, और यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length l, mass m and length l is hanging from ceiling, ठीक है, which is the correct, which is the correct stress, which is the correct stress graph, इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रेस ग्राफ है, तो ए ऑप्शन है। ये ऊपर से है, सीलिंग से एक डिस्टेंस है। ये देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रेस है, ये इधर इधर क्या है एल, इधर है स्ट्रेस, इनमें सबसे सही ग्राफ कौन सा है स्ट्रेस का, where x is the distance from ceiling, x is distance from ceiling। जिसको पुराने वाली थ्योरी याद रहेगी उससे हो जाएगा। जरा स्ट्रेस का इक्वेशन लिखो, जब वो रॉड हैंग करती है तो व्हाट इज द स्ट्रेस गिवन एज, स्ट्रेस इज गिवन एज mg by la into l minus x। कैसा रिलेशन है ये, कैसा रिलेशन है ये, x से कैसे वेरी कर रहा है, क्वाड्रेटिकली, लीनियरली, कैसे, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है, x की वैल्यू जब l होगी तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू l होगी तो स्ट्रेस 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेस a में 0 हो रहा और c में 0 हो रहा, और ये स्ट्रेट लाइन है
तो आंसर इसका सी। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जेई, जेई में भी आ चुका। जिस बच्चों को पुरानी चीजें याद है वो बता सकता, इसमें तो कुछ नहीं था बेटा। यस, कुछ भी नहीं था इसमें। सबका हो गया। अच्छा, ये पार्ट कंप्लीट। अच्छा, अब एक और ऑब्जेक्टिव सवाल है, देखो कितने लोग कर पाते हैं। सेम डिट्टो ऑब्जेक्टिव सवाल है, कितने लोग कर पाते हैं। ये ऐसे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी दे रखी है, और यूनिफॉर्म रॉड, सेम हर एक सवाल में ये चीज तो देगा ही। यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ कैपिटल एल, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी lambda, and area of cross section, and area of cross section capital A, area of cross section capital A, if the total, if the total elongation in the wire, if the total elongation in the wire due to its weight, due to its weight is x, देखो ये वेरिएबल यूज किया कि भाई टोटल इलोंगेशन इतना है, then find, then find the value of Young's modulus, then find the value of Young's modulus in terms of, in terms of the variables, in terms of the variables, जो भी गिवन वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में आप यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बताइए। कुछ कंडीशन दिया हुआ है, टोटल इलोंगेशन इतना दिया हुआ है, आपको बोले कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है लैम्डा एल जी बाय, सही तो है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए, भी आपको दे दे लैम्डा वाई इज लैम्डा एल स्क्वायर जी बाय 2 ए एक्स, सी दे दे आपको लैम्डा, सॉरी वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल स्क्वायर ए एक्स 2 जी, डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन देखो, बोला है कि रॉड, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, रॉड है अपने वेट से लटक रहा है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि उसका यंग्स मॉडुलस गिवन वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या आएगा, उसका यंग्स मॉडुलस जो है वो गिवन वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या आएगा। टोटल इलोंगेशन का फॉर्मूला देखो, ए बी सी क्या आंसर आएगा।
टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला देखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला, अरे और ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना, इसको करना है आप लोगों को, इंटीग्रेट करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से मैंने नहीं किया। ये करके बताना मेरे को, जिसने नहीं किया, कई तो बच्चे होंगे छोड़ ही दिए होंगे। अरे स्ट्रेस पूरा लिखा दिया, स्ट्रेन पूरा लिखा दिया, ये क्या था? ये mg जो भी है, जिन बच्चों के पास अभी प्रॉब्लम करते से समय रह जा रहा, वो प्लीज इसको सॉल्व करें। ये l माइनस एक्स, ये a, और ये क्या था, सेम डिट्टो है, mg l a बाय l माइनस एक्स। सब कुछ तो कर दिया, अब इसको इधर ले जाना, dx को उधर ले जाना, सब कुछ कांस्टेंट लेना और x में इंटीग्रेट मारना। ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट करना सबको, 0 से l तक कर देना। देखो टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला कितना है, mg l अपॉन 2ay। टोटल इलॉन्गेशन, टोटल इलॉन्गेशन, टोटल इलॉन्गेशन इज mg l बाय 2ay। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x, ये mg l 2ay, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी mg l अपॉन 2ax। इतनी हो गई। अच्छा, मेरे पास g है, मेरे पास l है, मेरे पास a है, मेरे पास x है। क्या चाहिए, मास दिया हुआ है, बोल रहा है कि उसकी लीनियर डेंसिटी कितनी है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू लेंथ, इंटू लेंथ। तो मास की डेंसिटी कितना उसका, लैम्डा, लेंथ कितना है, कैपिटल एल, तो मास कितना होगा, लैम्डा कैपिटल एल। तो ये कितना हो जाएगा, मास इज लैम्डा कैपिटल एल जी एल अपॉन 2ax। क्या आंसर आया, सबका बी आ रहा है क्या, सबका बी आ रहा? तो नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान से देखो। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो पुराने वाली थ्योरी है, उस पे ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं, ये भी एडवांस वाले बच्चों के लिए, मेंस और नीट वाले भी देखें। अच्छा, अगर एक ऐसा स्प्रिंग है K1, ये K2, और नो डाउट इस पे मास लगा हुआ है कोई कैपिटल है। अच्छा, इस स्प्रिंग को मैं, पहले तो बताओ ये स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन है ये, और इसको अगर मैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस करूं, तो उसका K इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ K1 K2 कितना हो जाएगा। ये स्प्रिंग में कराया था, पहले तो बताओ इस सीरीज का, सॉरी जो भी कॉम्बिनेशन है उसका नाम क्या है। एक K1 है, एक K2 है, K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इनका इलोंगेशन सेम होता है, इनका इलोंगेशन सेम होगा। ये इधर जा रहा तो इसका भी इलोंगेशन इतना ही है, इस पे भी इलोंगेशन इतना ही है। इसमें इलोंगेशन सेम होता, सीरीज में फोर्स सेम होता, सीरीज में फोर्स सेम होता। आप देखो सब पढ़ाया है, मैंने सब पढ़ाया है, बट अपनी आदत है अपन सब भूल जाते हैं, अपनी आदत है भूलने की। अब इतना क्वेश्चन सबने गलत किया, कई बच्चों ने गलत किया है। दिस इज K1 + K2, कहाँ डिनोमिनेटर ले रहे हो तुम लोग, रेजिस्टेंस थोड़ी है ये। अगर नहीं आता तो न्यूटन लॉ लगा के देखो, 1/K1 + 1/K2 कर रहे हो बेटा। इसके अंदर क्या सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इलोंगेशन इज सेम, इलोंगेशन इज सेम। अरे अगर इलोंगेशन सेम है, इलोंगेशन सेम है दोनों में, ये K1 है और ये K2 है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का डिफरेंट फोर्सेस होंगे, दोनों के फोर्सेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा, पुरानी चीजें याद करो, बताया हुआ है मैंने पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज हो जाती है। अच्छा आप देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा, ये एक वायर लगाया, एक वायर लगाया, इस पे वेट लगा दिया, मास लगा दिया कैपिटल है, बोला कि ये जो वायर है ये L लेंथ का है, इसका Y1 है और इसका एरिया A है, इसका लेंथ L है, इसका Y2 है और इसका भी एरिया A है, ठीक है सेम। अब ऐसा वायर बताओ, एक ऐसा वायर मैंने इससे रिप्लेस किया, एक ऐसा वायर रिप्लेस किया जिसका एरिया जो है, जिसका एरिया जो है वो हो जाए 2a, उसका एरिया हो जाए 2a और लेंथ सेम रहे, और ये इसका y इक्विवेलेंट है, ये इसका क्या है, y इक्विवेलेंट है। आपसे पूछा है फाइंड y इक्विवेलेंट, फाइंड y इक्विवेलेंट, फाइंड y इक्विवेलेंट, फाइंड फाइंड y इक्विवेलेंट, y इक्विवेलेंट बताओ। तो एकदम सिंपल है, याद करो, इसको मैंने आपको इसमें कन्वर्ट करना सिखाया है, इसका इसका मैंने के टर्म्स में ये सब दिखाया था कि इसको k को अपन y1 a बाई l लिख सकते, ये चीज याद आ रही क्या, ये चीज याद आ रही क्या। ये लिखाया था मैंने, इसका जो ये y और a1 है, इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता, सिमिलरली इसके k2 को मैं रिप्लेस कर सकता y2 a बाई l से, रिप्लेस कर सकता। तो ये k इक्विवेलेंट कितना होगा, k1 + k2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, k1 की वैल्यू y1 a बाई l प्लस y2 a बाई l। अब जिस बच्चे ने ये रिवाइज नहीं किया है ना, एक दो लेक्चर वाला, उस बच्चे को ये चमक नहीं रहा होगा, सर ने ये k1 ये कैसे क्या लिख दिया, कितनों को नहीं चमक रहा, ये चीज कितने लोगों को नहीं चमक रही, ये पार्ट कितने लोगों को नहीं चमक रहा अभी भी। ये अचानक से k1 k2 कहां से आ गया, वो y के टर्म्स में। देखो पहले मैंने कराया था यहाँ पे, रुक जाओ, कहाँ गया, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखो यहाँ पे कुछ कराया था मैंने, ये देखो k इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज
वाई ए बाई एल बोले थे, ये इससे एकदम मिलता जुलता सही है। इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, इसके अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट ये जो है के, ये हो जाता है वाई ए बाई एल। तो वही वहां पे यूज किया, वही अपन ने वहां पे यूज किया। ये चीज यहाँ यूज कर ली। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई इक्वलेंट, इसका एरिया कितना है 2a, इसका लेंथ कितना है l। बताओ जरा इसका वाई इक्वलेंट कितना आएगा, वाई इक्वलेंट यहाँ से कितना आएगा बताओ। इसका वाई इक्वलेंट कितना आएगा, आया सभी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, थोड़ा थोड़ा चमक रहा। ठीक है शाबाश। तो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो यहां से बचेगा 2y इक्वलेंट इज y1 प्लस y2। तो यहाँ से y इक्वलेंट कितना है, y इक्वलेंट इज y1 प्लस y2 बाई 2, y इक्वलेंट इज y1 प्लस y2 बाई 2। अगर कोई प्रॉब्लम दे तो ऐसा, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम दे तो। नेक्स्ट, इतना हो गया ना। अच्छा, अब अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी, एक चीज अपन ने डिस्कस करी थी, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले अपन ने जैसे जो मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने को अभी वापस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन चलेगा। छोटे छोटे उसके रेयर प्रॉब्लम बनते हैं, मेजॉरिटी 90% जो सवाल होंगे आपके यंग्स मॉडुलस और इससे रिलेटेड होंगे। आपने कल जो प्रॉब्लम करे होंगे तो उससे भी थोड़ा एक आइडिया लगा होगा आपको, थोड़े से बाकी सबके भी सवाल है। तो नेक्स्ट है जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैंने शायद फॉर्मूला लिखा दिया था, एक प्रॉब्लम कराना है तो जस्ट थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें याद करो, शियर स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा एफ बाई ए, और इसका शियर स्ट्रेन याद है क्या, शियर स्ट्रेन जैसे ऐसा ये रहता, और फोर्स लगने के बाद में ये ऊपर फोर्स लगाते तो ये ऐसे हो जाता। बुक का एग्जांपल लिया था मैंने, स्क्वायर रहता फिर काजू कतली बन जाता, तो ये फाइव होता। तो टेन फाइव जो है, टेन फाइव दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाइव, इसे एक्स बाई एल किया था, तो दिस इज फाइव, ठीक है। दिस इज फाइव, देन व्हाट इज दिस, दिस इज एफ बाई ए, दिस फाइव इज एक्स बाई एल, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, 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 दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है इतना? तो इस पे एक सवाल करते हैं, ये ये बात आपको समझ में आ गई क्या?
यंग्स मॉडुलस, वैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये x था, ये l है, लिख लो, ये x था, ये l है, तो इसको अपने को याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, नीचे वाला ये सरफेस क्या होता है, फिक्स होता है और ऐसे फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया जाता है, ये इसका एरिया होता है, ये ऐसे पैरेलल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो आपसे सवाल है, मैं आगे सवाल करा रहा हूँ, इसको छाप लिया आपने? बस खत्म बेटा, इलास्टिसिटी खत्म हो गया है, थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का और पार्ट है, फटाफट करो, फिर सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। हो गया? ओके, सबका हो गया ना? तो क्वेश्चन लिखो, a rubber cube of side 5 centimeter has one face fixed, and tangential force of 1800 Newton is applied, and tangential force of 1800 Newton is applied at the top face, ठीक है? जो फोर्स है वो किधर लगाया है, टॉप फेस पे अप्लाई किया है टेंजेंशियली। आपसे आपसे क्या पूछा है, if modulus of rigidity modulus of rigidity is 2.4 into 10 to the power 6, find shear find shear strain बताओ। एकदम सिंपल सा, फोर्स दे दिया है, मॉडुलस दे दिया है, अब सर क्यूब है, एरिया तो निकालने आ जाता होगा आपको, क्यूब है सर, एरिया निकाल लो। निकालो फटाफट। यार सारा डेटा दे रखा है, क्या होता है ये होता है F बाई ए, बस फाई कितना हुआ, F बाई ए इंटू दिस, अब फोर्स कितना है 1800 न्यूटन, एरिया कितना है, एरिया देखो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर,
तो व्हाट इज दिस? दिस 25 सेंटीमीटर है, तो मीटर, एक सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 1/100। फिर स्क्वायर करोगे तो इतना, ये है। दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴। What is this modulus? 2.4 into 10⁻⁶ आ जाएगा। भैया ये है 10⁻⁻⁴ है, ये 10⁻⁶ है, एक लाइन का आंसर है। ये देखो, ये -6, ये ऊपर 2 जीरो, ये गया, ये गया, कितना बचा? 18, 25। बेटा कर लो इसको, ये ऐसा 10 से, ये 4 से, ये 3 से, तो 30/100, 0.3। दिस इज 0.3, 0.3 आता है सिर्फ, कैलकुलेटर से करके देख लो, 0.3 आएगा। जीरो पॉइंट थ्री। ये इसका रह गया, ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया था, F/A। ये हो गया, इतना सबको क्लियरिटी है? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस पे कुछ ऐसा नॉमिनल सवाल है। अच्छा, बल्क मॉडुलस पे यार एक चीज सुनो, एक चीज है ना, उसको वापस मैं थोड़ा सा चेंज करा था आपको। जैसे मैंने ये बताया था कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, और इस पे क्या होता है बल्क मॉडुलस में, या इसको क्या बोलते हैं, ऑल राउंड सभी जगह से फोर्स लगाया जाता है। ये 3D स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, और इस 3D पे सभी जगह से फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर बाहर वाला V0 है, तो अंदर वाला कितना होगा? V0 माइनस डेल्टा V। अगर बाहर वाला V0 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? V0 माइनस डेल्टा V हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मेरे को वापस उस वाले पार्ट में भी वापस कराना था आपको। जब मैं न्यू वॉल्यूम जो है V डैश इज V0 माइनस डेल्टा V। ठीक है, ये चीज थी। व्हाट इज स्ट्रेस हियर?
ये एफ है, सब जगह से एफ लग, दिस इज एफ बाई ए, ठीक है, दिस इज एफ बाई ए। इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एफ, जब ये सीन दिया हो एफ बाई ए वाला, तो जब ऑलराउंड ऑलराउंड फोर्स लगता है ना, तो इस इंस्टेंट पे इसको अपन लेटर पी से भी डिनोट करते हैं, प्रेशर वाला, ठीक है, जब ऑलराउंड ऑलराउंड जगह पे हो तब। अच्छा, इसमें स्ट्रेन जो है चेंज अपॉन ओरिजिनल। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये पहला वाले में भी चेंज करना है, एंड दिस इज फाइनल, उस समय पे नहीं बताया था, अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। जैसे ये एल लेंथ, एल नॉट लेंथ, एल नॉट, एल नॉट प्लस डेल्टा एक्स होता था या डेल्टा एल होता था, तो क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब मेरा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो ये चेंज होता है, क्योंकि डिक्रीज होता है, माइनस डेल्टा भी आता है। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो ये ऐसा पार्ट आता है, ध्यान से सुनो। ये जो स्ट्रेन है, ऑलराउंड स्ट्रेन, इसमें ये माइनस साइन आता है। व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट्स? कि देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो बेसिकली डेल्टा वी को नेगेटिव करोगे, तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किया, तो ये स्ट्रेन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब देख लेना, बहुत सा सिंपल, इतना खतरनाक नहीं है। तो बल्क मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये कितना है? एफ बाई ए। ये नेगेटिव साइन के साथ में दिया रहता, डेल्टा वी बाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कर देते लोग, यहां तक छापो पहले, यहां तक छापो, यहां तक छाप लो। एंड ये नेगेटिव वाला साइन, जब फर्स्ट टाइम बताया था बल्क मॉडुलस, उसमें भी आप नेगेटिव साइन डाल लीजिएगा। हुआ इतना? हो गया, अथर्व का हो गया, प्रेम का हो गया, आयुष, दोषी। तो ये जो बल्क मॉडुलस है, वो एफ बाई ए, ये माइनस डेल्टा वी बाई वी जो था, इसको प्रेशर लिख के माइनस डेल्टा वी बाई वी ऐसे भी, कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है। हो गया इतना? बस वही है, एफ बाई ए को ऐसे पी लेटर से डिनोट मार दिया,
बल्क मॉडुलस बी की वैल्यू कितनी है? ठीक, ओके। एक और रेशियो है, वो समझ लेते हैं। एक और रेशियो है, वो समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं जहरीला रेशियो। नेक्स्ट वाला जो है जहरीला रेशियो। हेडिंग डाले पॉइजन्स रेशियो। हेडिंग डाले पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है? पॉइजन्स रेशियो, ध्यान से सुनो। यार आपने एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस पे ऐसे इसका रेडियस r है, इसका लेंथ L0, इसका रेडियस r है, लेंथ L0 है। आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया है, इस पे लगाया फोर्स है, तो क्या होगा? इसका इलोंगेशन हो जाएगा ऐसा। आपने फोर्स लगाया, इसका इलोंगेशन हो जाएगा। ये वाला है जो है ये L0 प्लस डेल्टा L हो जाएगा, और ये जो रेडियस है दिस इज R0 माइनस डेल्टा R हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, आपने इस पे साइड्स पे फोर्स लगाया, तो साइड्स पे फोर्स लगाया तो क्या होगा बेटा? ये लेंथ एक्सपैंड मारेगा, और इसका रेडियस क्या होगा? ये घटेगा। तो क्या होगा? लेंथ लेंथ विल इंक्रीज। लेंथ जो है ये इंक्रीज करेगा, लेंथ विल इंक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज। लेंथ इंक्रीज मारेगा और रेडियस डिक्रीज मारेगा। तो दो रेशियोज है यहाँ पे। एक है ट्रांसवर्स रेशियो, सॉरी ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होता है? देखो ये जो है, अब इसमें क्या है? चेंज कितना आया? पहले इनिशियली कितना था? लेट से R0 था, अब कितना हुआ? R0 माइनस R। तो चेंज कितना आया? माइनस डेल्टा R बाई R। देखो फाइनली तो रिड्यूस हुआ ना, तो ये माइनस डेल्टा R बाई R0। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले L0 था, अब L0 प्लस डेल्टा L, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा L बाई L0। ठीक है, यहां तक छाप लो। छाप ले सभी ने? बस हो ही गया। तो अब पॉइजन्स रेशियो कैसे डिफाइन? पॉइजन पॉइजन्स रेशियो कैसा है? पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज क्या? ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेफिनेशन है यार, रेशियो का नाम दे दिया इन्होंने। क्या है?
ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये कितना है, ट्रांसवर्स कितना है, माइनस डेल्टा आर बाय आर। ये कितना है, डेल्टा एल बाई एल नॉट, ठीक है, आर नॉट एल नॉट। तो ये हो जाएगा, सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, पॉइजन्स रेशियो। और चाहिए तो ऐसा डेल्टा आर बाई आर नॉट, डेल्टा एल बाई एल नॉट, ठीक है, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, दिस इज पॉइजन्स रेशियो, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। कभी रेशियो पूछ ले और डायरेक्ट डेफिनेशन में आ जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा पॉइजन्स रेशियो है, डेफिनेशन में ही आ जाएगा। सबको क्लियर है? अब एक लास्ट ग्राफ है, वो बना के इसको एंड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट फाइनल, इसका जो है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस। ये जो है ना, ये इसको आपको थ्योरी रीड करनी पड़ेगी, थ्योरी की आपको रीडिंग करनी है, इसकी थ्योरी की आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। ये आप जो भी अपने मॉड्यूल है उससे रीड करिए, या आपका जो अपने पास में एचसीवी है या कोई दूसरी थ्योरी बुक है वो आपको रीड करनी है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बता देता हूं कि देखो, ये वायर है, यहाँ पे मैंने मास रखा, ठीक है। अब ये मास जो है ये वेरिएबल है, ये मास क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ, ये लेंथ एल है, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है, मैंने इसका थोड़ा सा मास किया तो नो डाउट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो अगर मैंने इसमें बहुत सारा मास लगा दिया और एक छोटी सी वायर है और उस पर एक आदमी को लटका दिया, तो क्या चांस होगा, तो क्या चांस होगा बताओ, अगर बहुत ज्यादा मास लगा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा इस पे, अरे कुछ तो गेस करो, वो ब्रेक करेगा, वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, वायर या जो जो भी है वो ब्रेक कर जाएगा। तो अगर हमने, ध्यान से सुनिएगा, इफ दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, ये आपको थ्योरी रीडिंग करनी है बुकलेट से, ताकि उन्होंने बहुत बढ़िया से पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें बढ़िया से पॉइंट्स बताए, बस आपको दो तीन पॉइंट्स मेजर याद रखते हैं। क्या बोला उसने, उसने बोला कि ये जो रीजन है
0, फिर लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, और ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे होके थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो जा रहा, ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता, दिस इज बी, देन दिस इज सम सी, ऐसा सी, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कुछ होता है, ये डी, एंड देन फिर फाइनली ये ई फ्रैक्चर होता है। ध्यान सुनो, ये एक पर्टिकुलर वायर का है, नो डाउट, ये आपको बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है, मतलब रहेगा ही ऐसा ही, थोड़ा सा ये मार्किंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन जो है ये ओ से बी, ओ से बी क्या होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन, ओ से बी इज कॉल्ड एज इलास्टिक रीजन। ये सर क्या होता है, देखो अगर आपका ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस आपने फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ा बढ़ा, तो आप जब ओ से बी कर रहे हो ना, ये ओ से बी इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन का मतलब है अगर ओ से बी में आपने फोर्स हटाया तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। कहां पे, जब ओ से बी तक हो। सर फिर ये ए क्या है, ए सॉरी, 0 से ओ वो पॉइंट है इलास्टिक रीजन, मतलब व्हेन फोर्स force is removed, when force is removed, it will it will come back to its original shape। ठीक है, अब O से B इलास्टिक रीजन, फिर सर ये क्या है, ये O से A वो रीजन है जहां हुक्स लॉ वैलिड होता है, मतलब हुक्स लॉ, यानी कि जो आपका स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन और स्ट्रेस जो भी है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर linearly proportional, are linearly proportional। बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ओ से भी पूरा इलास्टिक रीजन है, यहाँ पे ये भी इलास्टिक है, यहाँ पे नो हुक्स लॉ, यानी कि वो जो है लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, कुछ अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा तिरछा सा है। ओ से बी पूरा प्लास्टिक रीजन है, ओ से ए क्या है, वो रीजन जहां हुक्स लॉ वैलिड है। पहले यहां तक छाप लो, अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। हो गया, ओके। फिर दो तीन पॉइंट्स लिख लेंगे, आप इसकी थ्योरी बुक से भी रीड करेंगे। ए से बी, इफ फोर्स इज रिमूव
force is removed, force is removed, the body regains its shape, the body regains its shape, but stress is not proportional to strain. स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल नहीं है, किस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यील्ड पॉइंट। बेटा थ्योरी है, आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। देखो आप बात समझो, आप बात समझो, क्या होता है जब मैंने स्ट्रेस बढ़ाया बी के बाद, बी के बाद जैसे मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो क्या होगा, स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा। अगर मैं बी से सी की बात करूं तो जिस प्रोपोर्शन में मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे देखो आराम से स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रिलेशन था, यहाँ पे लीनियर रिलेशन नहीं है। इस रीजन में क्या है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस स्ट्रेस से ज्यादा, थोड़ा सा भी अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये सी पॉइंट क्या होता है, ये होता है यील्ड पॉइंट। और इसके बाद में जो वायर है वो फ्लो करने लग जाती है। वो कैसे फ्लो करती है, वो वायर जो है वो फ्लो करती है। और डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट, ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट। व्हाट इज डी, दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट। ये क्या है, डी ब्रेकिंग पॉइंट। और यहाँ पे उसके अंदर डीई में क्या आ जाता है, उसमें इट ब्रेक्स, इट ब्रेक्स। थोड़ा सा भी करोगे वो टूट के अलग हो जाएगा। और सी से डी को, अभी पहले ध्यान से सुनो, सी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं, डी को ब्रेकिंग पॉइंट लिखते हैं। अभी 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, देखो ध्यान से क्या लिखना है, अराउंड पॉइंट सी, अराउंड पॉइंट सी, पॉइंट सी, इवन अ स्मॉल increase in stress produces very large strain। थोड़ा सा भी स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा स्ट्रेन डेवलप कराता है। एंड द वायर फ्लोज, एंड द वायर फ्लोज। वायर का मतलब जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाता है। सी से डी रीजन, वो वायर कैसे बिहेव करती है, प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है, प्लास्टिक बिहेवियर। सी से डी उसका कैसा बिहेवियर होता है, प्लास्टिक बिहेवियर। डी जो होता है दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जिसका सी से डी, सी से डी ये हिस्सा जिसका लार्ज होता है, मतलब इसका बहुत बड़ा एरिया, ये जो लेंथ है ये बहुत बड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल सुना है क्या, डक्टाइल, डक्टाइल नाम सुना है। वो बड़ी बड़ी मतलब वायर्स बना सकते हैं अपन। तो जिसका ये प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है वो डक्टाइल रीजन होता है, मतलब वो ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। हाँ गोल्ड में सही है। फिर नीचे लिख लेंगे, फॉर डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल CD region is large, CD
region is large. For ये नाम सुना है क्या? ब्रिटाइल शीशा हो गया, ठीक है। CD region is very small. CD is very small. मतलब जो डक्टाइल होता है ना, वो पहले जैसे गोल्ड की है, गोल्ड में थोड़ा सा वायर है, गोल्ड के वायर थोड़ा डाला, आराम से आ गया। फिर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे हुक्स लॉ नहीं है। अब फिर यहाँ पे क्या है, इस रीजन में थोड़ा सा भी अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या करता, वो वापस अपनी शेप रिगेन नहीं करेगा, बी के बाद में वापस शेप रिगेन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप बी के बाहर जाओ तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपने डाला, थोड़ा सा भी स्ट्रेस डाला तो स्ट्रेन ज्यादा होता और बॉडी जो है वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। सी के बाद में क्या होता है, यील्ड पॉइंट है। बी और सी में क्या होता है, बी और सी में आपने अगर थोड़ा सा भी किया, फोर्स डाला और वापस निकाल दिया, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती बी के बाद में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस करो तो बहुत स्ट्रेन होगा। सी और डी पूरा प्लास्टिक रीजन, यहाँ से डी बहुत पास भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, हर एक मटेरियल के लिए अलग है। डी तक आते से ही ब्रेक हो जाएगा, चाहे आपकी गोल्ड की वायर हो, चाहे शीशा हो, कुछ और हो। अब ये तो मैंने ऐसे पॉइंट्स बता दिए, आप इसका थ्योरी अच्छे से रीड कर लेना। आप नोट से इसका थ्योरी रीड कर लेना, ठीक है। इलास्टिसिटी पूरा कंप्लीट हो गया है, इलास्टिसिटी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी बुकलेट आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसकी बुकलेट अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चंस कल दिए हैं वो करें। और प्लस जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंजीनियरिंग का भी करें, इंजीनियरिंग का भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करो। आप इसकी रीडिंग आपको करनी है, ये बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है, इसकी प्लीज थ्योरी रीड करो। जब आप पढ़ोगे वापस पॉइंट्स को, तब वापस कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा, प्लास्टिक रीजन, सॉरी इलास्टिक रीजन, ओ से हुक्स लॉ, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है बट इलास्टिक रीजन है। फिर यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस ज्यादा होता है, ये पूरा प्लास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन। फिर डी पॉइंट, फिर डी पॉइंट जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता, ठीक है। सो एक छोटा सा सेक्शन है, कल अपन सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, कल अपन सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी एसएम सर का लेक्चर है 11 बजे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट, आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है आप लोगों को, एंड इसको वापस से रीडिंग कर लेना इसकी। हाँ, सॉलिड वाला कंप्लीट हो गया है, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सॉलिड वाला कंप्लीट हो गया है। अब लिक्विड का बाकी है प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ठीक है। कैन लीव द मीटिंग, बीएसएम सर का लेक्चर है वो आप ज्वाइन करें। अभी बीएसएम सर का लेक्चर होगा वो ज्वाइन करो। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, सरफेस टेंशन कल देखेंगे।